अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज नाज़िया कटोच। हमारे संविधान ने हमें वोटिंग का अधिकार क्यों दिया? क्यों हमारे इस डेमोक्रेटिक सेटअप को चलाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट का प्रोविज़न जो है वो बनाया गया? इसीलिए बनाया गया ताकि हम लोग अपनी अकल का, अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए ऐसे कैंडिडेट्स को, ऐसे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को वोट करें, इलेक्ट करें जो हमारे आवाज़ बनकर सामने आए, जो एक्चुअली में हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनकर सामने आए। ऐसे कैंडिडेट, ऐसे डिज़र्विंग कैंडिडेट जो विजन रखता हो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बेहतरी के लिए, अपने लोगों के बेहतर कल के लिए काम करना चाहता हो, या अपने लोगों के बेहतर कल के लिए काम जिसने किए भी हों, सिर्फ वो कुर्सी के लिए या उस पोजीशन के लिए इलेक्शन ना लड़े, वो कैंडिडेट जन सेवा के लिए तत्पर रहे, लोगों के अधिकार लोगों तक पहुंचाने के काबिल हो। ऐसा कैंडिडेट जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के बारे में सोचे, अपने लोगों के अधिकार के बारे में सोचे, उन्हें उनके हक दिलवाने के बारे में सोचे। पर क्या हम ऐसे कैंडिडेट्स को सामने ला पाते हैं? क्या हम एक्चुअली में अपने वोट का सही इस्तेमाल कर पाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, हम सबको खुद से पूछना है। ये सवाल आज रेज करने का मकसद इसीलिए भी है क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ऑनगोइंग सेशन चल रहा है, हम देख रहे हैं किस तरह से हमारे चुने गए नुमाइंदे, हमारे जो MLAs हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किस तरह से वो असेंबली में हमारे हक की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कौन सा ऐसे कैंडिडेट है और कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसे प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया गया है बाय द कैंडिडेट, बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। एक किस्म की आयरनी भी देखने को मिल रही है इस सेशन में, जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो कैंडिडेट्स, वो MLA कैंडिडेट्स जो पिछले 5-6 सालों से, 8-10 सालों से उन तमाम मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए थे, आज वही कैंडिडेट्स, वही MLA कैंडिडेट्स उन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है देखकर कि उन्हें वो इश्यूज़ 4-5 साल पहले नहीं दिख रहे थे, आज वो वही सेम इश्यूज़ 4 महीने पहले जो सरकार फॉर्म हुई है उनके सामने एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा लगा यह जान के कि इन सभी कैंडिडेट्स को पता था कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर पिछले 8-10 सालों से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। यही कैंडिडेट्स पिछले 5-6 सालों से बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे थे उन तमाम इश्यूज़ को, आज सडनली दे आर शोइंग सो मच ऑफ कंसर्न। They are worried about the daily wagers, they are worried about, they are showing concern। जो हमारे जो डेली वेजर्स थे, या जो हमारे PH डिपार्टमेंट के लोग थे, जो हमारे आशा वर्कर्स थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स के जो लोग जो सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए मांग कर रहे थे पिछले कई सालों से, उनके लिए इन सभी कैंडिडेट्स का कंसर्न शो हो रहा है आज के इन सेशंस में। पिछले कुछ दिनों में जो सेशन चल रहा है उनमें अच्छा लगा देखकर किस तरह से ये कैंडिडेट्स, ये MLA कैंडिडेट्स जो आज ओपोजिशन में हैं और जो सरकार अभी 4 महीने पहले ही फॉर्म में आई, उस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देखकर हैरानगी भी हो रही है कि यही वो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में दे वर ब्रैगिंग अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ देयर पार्टी थ्रू आउट द इलेक्शन कैंपेन। हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ने वो किया, हमारी पार्टी पिछले 5-6 सालों में जम्मू कश्मीर के नक्शा बदलने में कामयाब रही, हमारे जम्मू कश्मीर में जो सेंटर की स्कीम्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से रन कर रही हैं। यही कैंडिडेट्स ने ये सब चीज़ें बोली, एडवर्टाइज किया, अपने पार्टी के मैनिफेस्टो को तोड़ मरोड़ कर, फॉल्स क्लेम्स को पूरी तरह से लोगों तक पहुंचाया, अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में गुणगान गाए कि सेंटर ने इनडायरेक्ट रूल जो जम्मू कश्मीर में किया, दे वर जस्टिफाइंग दी ऑल ऑफ दैट। बट आज सडनली इन सबको वो सारी कमियां दिखने लगी, वो सारी नाकामियां इन्होंने काउंट की, मेंशन की। अच्छा लगा जिस तरह का कंसर्न आज हमारे वो MLA कैंडिडेट्स शो कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि अगर वो सेम कंसर्न पिछले 4-5 सालों से, 8-10 सालों से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो दिखाते, वो निगलेक्ट नहीं करते, वो उन प्रोटेस्टर्स को नज़रअंदाज नहीं करते। रहबरे तालीम, रहबरे जंगलात, PH जो डिपार्टमेंट के लोग सड़कों पर जब उतरे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, न जाने कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके एम्प्लॉयज़ सड़कों पर उतरे,
जो डेली वेजर्स है वो सड़कों पर उतरे, जो स्कैम्स हुए एग्ज़ाम्स के दौरान, जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स के या JKSSB में जो स्कैम्स हुए या बाकी डिपार्टमेंट्स में जो स्कैम्स हुए, उसके खिलाफ जब लोग सड़कों पर उतर रहे थे, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अच्छा होता कि ये वो कैंडिडेट्स उस वक्त भी आवाज़ उठाते। आज आप सब लोग वो सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हो, जो इश्यूज़ पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के जो गुणगान गाए हैं थ्रू आउट इलेक्शन कैंपेन, आज उन सबको उसमें स्कैम्स दिख रहे हैं, जबकि ये स्कैम्स, ये जो घोटाले जो हो रहे थे इस पूरी स्कीम में, जो करप्शन हुआ है, वो पिछले कई सालों से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे, पर ये लोग उस वक्त चुप्पी साधे हुए थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्कीम में स्कैम देखने को मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, इन जैसी योजनाओं, इन जैसी स्कीम्स में भी लोगों ने स्कैम्स फेस किए हैं। यहाँ पर भी करप्शन जो है लोगों ने फेस की है, उसके खिलाफ भी लोग पिछले कई सालों से आवाज़ उठा रहे थे। पर उस वक्त इन कैंडिडेट्स में से एक ने भी उनका साथ नहीं दिया। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। आज 4 महीने की जो सरकार है उस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो सरकार मौजूदा बनी है इसने कोई तीर मार लिए हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये क्या काम करेगी या क्या काम नहीं करेगी। सवाल उन कैंडिडेट्स पर उठता है जो कैंडिडेट्स ने वोट इसी बेसिस पर लिए कि वो थ्रू आउट कैंपेनिंग अपनी पार्टी का एडवर्टाइजमेंट ही करते रहे। हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ने आप तक ये पहुंचाया, ये वाली चीज़ें दे दी, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। आज वो सारे लोग हर एक कमी, हर एक नाकामी को गिना रहे हैं और ब्लेम मौजूदा सरकार पर डाल रहे हैं। खैर, ये तो बात रही कि किस तरह से MLA कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे थे या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कंसर्न शो कर रहे थे। कुछ कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिप्रेजेंट भी किया, हमने वो भी देखा। पर कुछ कैंडिडेट्स ने, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, हमारी चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA ने वहाँ पर कहा कि हमारी चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का बहुत स्कोप है, और ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर तक ही कन्फाइंड नहीं रहते हमारी चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी का स्कोप। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी में और भी कई सारे स्कोप्स हैं, और भी कई सारे सेक्टर्स में स्कोप है। टूरिज्म सेक्टर में स्कोप है। हमारे चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने इंटरसेक्टेड जो विलेजेस हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, अगर वहाँ तक रोड कनेक्टिविटी पहुँचाई जाए तो वो टूरिज्म के लिए अट्रैक्शन बन सकते हैं वो प्लेसेस। पिलग्रिमेज के लिए भी बहुत स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर हमारी चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारी होली प्लेसेस भी हैं। अगर वहाँ ध्यान दिया जाए तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। और क्या हमारी चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाकी चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए था? अब कुछ लोग कहेंगे कि एक सेशन में इतनी सारी चीज़ें तो नहीं बोल सकते, पर प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटीज़ तो सेट होनी चाहिए ना एक कैंडिडेट की। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है उस पर तो बात होनी चाहिए ना। आप हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की ही अगर बात कर रहे हैं तो क्या जो मेन रिक्वायरमेंट है इरिगेशन फैसिलिटीज़ की, क्या वो प्रोवाइडेड है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में? क्या आपने वो रिसोर्सेज आइडेंटिफाई किए हैं जिसके थ्रू इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो लोगों तक पहुंच पाए? पानी की कमी हर गांव में है चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी में। पीने को जहां पानी नहीं है, कि आप इरिगेशन के लिए कैसे वो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगे? उसके बारे में कोई सोल्यूशंस हैं? क्या आपने ऐसे यूनिट्स इंस्टॉल किए हैं जिसकी मदद से पानी को स्टोर किया जा सके? अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर टैंक्स बना दिए गए हैं, जहाँ पर यूनिट्स इंस्टॉल किए गए हैं, पर सप्लाई जो है पानी की, जो रिसोर्स है वो नहीं आइडेंटिफाई किया गया। वहाँ पर पानी प्रोवाइड नहीं किया गया, सिर्फ ढांचे जो हैं वो बना कर रख दिए गए, कंस्ट्रक्ट करके रख दिए गए। क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? अगर मैं पिलग्रिम्स की बात करूँ, हमारे चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारी ऐसी होली प्लेसेस भी हैं। क्या वहाँ पर उन प्लेसेस तक जाने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं लोगों को? क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? हमारी चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी के टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात नहीं होनी चाहिए? हमारे चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे जो युवा है, जो पढ़े लिखे युवा है, क्या उनको स्किल्स नहीं सिखाए जाने चाहिए? क्या ऐसे यूनिट्स यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किए जाने चाहिए जिसकी मदद से जो युवा है वो स्किल्ड हो? उस पर बात नहीं होनी चाहिए थी? हमारे चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है,
किस तरह के वहाँ पे इक्विपमेंट्स प्रोवाइडेड है या नहीं प्रोवाइडेड है, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए थी? हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ है प्रोवाइडेड पूरी, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए थी? क्या हमारे चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो स्कूल्स हैं, हमने देखा फार फ्लंग एरियाज़ में जो स्कूल्स जहाँ पर टीचर्स की कमी थी या जहाँ पर एजुकेशन इम्प्रूव नहीं किया गया उसकी क्वालिटी को, क्या उस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए? बेसिक एम्यूनिटीज़ जो हमारे लोग डिप्राइव्ड हैं जिससे, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? रोड्स की खस्ता हालत, अभी कुछ दिन पहले जो बारिशें हुई, कुछ ऐसी क्लिप्स सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर किस तरह का खस्ते रोड्स दिखाए गए, जहाँ पर हमने देखा कि ना पुली प्रोवाइडेड है उस रोड में, ना डाइवर्जन है, ना ब्रिज है, ना वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ना वो प्रोवाइडेड है। क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत जगह पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है और बहुत स्कोप है चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की ही अगर बात करें, सीड्स, क्या आपने वैसे सीड्स इंट्रोड्यूस किए हैं चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? इससे पहले भी जो उस फील्ड में, उस सॉइल में कल्टीवेट हो पाए जहाँ पर कम पानी की रिक्वायरमेंट हो, वैसे बीज दिए हैं जहाँ पे पानी कम से भी वो फसलें जो हैं वो उग पाए, या वैसे इक्विपमेंट, वैसे मशीनरीज, वैसे चीज़ें प्रोवाइड की हैं फार्मर्स को, किसानों को, जिसकी मदद से वो अपनी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा पाए? या हॉर्टिकल्चर में ऐसे प्लांट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कम पानी में भी कल्टीवेट किए जा सके? ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं? क्या फार्मर्स को एजुकेट किया गया है कि किस तरह से वो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में जान पाए या किस तरह से वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा पाए? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? आपने कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर मेंशन की और बस आपने पल्ला झाड़ दिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। आप अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं रखेंगे। चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने अगर जिस भरोसे से आपको वहाँ पर भेजा है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप उन सभी चीज़ों को एड्रेस कर पाए? कब तक सिर्फ और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पे ही आप जो है वो सीमित कर देंगे, कन्फाइंड कर देंगे चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी को? टूरिज्म के स्कोप को बढ़ाइए, पिलग्रिमेज के स्कोप को बढ़ाइए, बाकी चीज़ों को भी इम्प्रूव कीजिए, डेवलप कीजिए। इन सब पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग बेसिक फैसिलिटी से भी डिप्राइव्ड है, उन तक पहुँचे, उस पर भी बात कीजिए, वो भी पहुँचाइए, वो हक भी दिलवाइए। हमारे चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बेसिक कम्युनिटीज से भी डिप्राइव्ड है, उन लोगों तक वो अधिकार भी तो पहुँचाइए, उन पर भी बात कीजिए। हमारे चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ एक ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर आर्टिसंस हैं, जो कलाकार हैं, जो मूर्तिकार हैं, जो स्कल्पचर्स हमने देखे सुधमदेव में स्कल्पचर्स बनाते हैं, क्या कलाकारी है उनमें? क्या उन लोगों को रिक्वायर्ड जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइडेड है? क्या उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी गई है सो दैट वो अपने उस हुनर को दूसरे तक भी पहुँचा पाए, सिखा पाए? क्या उन्हें राइट प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो अपने उस स्कल्पचर्स को, अपने उस कलाकारी को एक इंडोर्स कर पाएँ? क्या इस जगह, इस सेक्टर पे ध्यान नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है।